दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम सुधामें यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे कक्षा 12 सामान्य हिंदी का हाफ ईयरली 2022-23 सेशन का बिल्कुल नया पेपर है। ये आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए भी काम करेगा। हाफ ईयरली में तो करेगा ही करेगा। वीडियो दोस्तों डिटेल में होने वाला है, तो शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। यहाँ पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लास 10th और 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन और 9th और 11th के भी मॉडल पेपर्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी का पेपर उन बच्चों को मिलता है जो कि साइंस स्ट्रीम से होते हैं। विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राएं जो होते हैं उनको सामान्य हिंदी का पेपर मिलता है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ से फिजिक्स ये जो पढ़ते हैं स्टूडेंट, इनका सामान्य हिंदी का पेपर होता है। और बाकी का हिंदी का पेपर होता है जो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र लेकर पढ़ते हैं। तो सामान्य हिंदी का आपको पेपर मिलेगा। 100 नंबर का पेपर रहता है। क्या क्या आता है, कैसे आता है, पेपर का पैटर्न समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं। एंड तक ज़रूर देखना। बी कोड है इस पेपर का। पिछली बार कहा था किसी ने कोड भी बताना, तो बी कोड है पेपर का, हाफ ईयरली का। ये पेपर प्री बोर्ड में बहुत ही हेल्प करेगा, बोर्ड परीक्षा की तैयारी को भी बेहतर बनाएगा। निर्देश ये हैं कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। दोनों खंडों को सभी प्रश्नों के उत्तर देना, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। तो खंड का की बात करें तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, सबसे पहले 5 बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, राजा भोज का सपना किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए सही है, हाईलाइट भी कर रखा है मैंने। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की ये रचना है, राजा भोज का सपना। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? तो गोकुल नाथ इसके रचयिता हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता के। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, तपोभूमि रचना किस विधा की है? तो तपोभूमि एक उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। प्रथम डायरी के लेखक कौन है? तो नरदेव शास्त्री प्रथम डायरी के लेखक है। ऑप्शन नंबर 2 या खा विकल्प भी कह सकते हैं इसको, सही है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये कौन सी विधा है? तो दोस्तों ये एक आत्मकथा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। तो 5 प्रश्न तो हो गए, हाईलाइट कर रखे हैं मैंने उत्तर, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब बात आती है हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास की। हिंदी कविता साहित्य के इतिहास पर आधारित 5 प्रश्न हैं, ये भी बहुविकल्पी हैं। तो टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पी आपको दिख जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। और ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। 10 नंबर आप बहुत ही आसानी से बटोर सकते हो, आपको बस थोड़ी मेहनत करना है। क्वेश्चन दिए रहते हैं क्वेश्चन बैंक में शुरुआत में, हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास के, उनको देख लो, रिवाइज कर लो, 10 नंबर पक्के। प्रश्न है दोस्तों पहला, का रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो कवि भूषण एक ऐसे कवि थे जिन्होंने रीतिकाल में वीर रस की रचना की है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो नंददास अष्टछाप के कवि हैं, छीत स्वामी भी हैं, सूरदास भी हैं, भिखारी दास कवि अष्टछाप के कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, 4th ऑप्शन, ये करेक्ट है। घा विकल्प या डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये प्रश्न दोस्तों मैंने आपके लिए छोड़ दिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि रामधारी सिंह दिनकर कौन से वाद के कवि हैं। ये छायावाद के हैं या प्रगतिवाद के, राष्ट्रीय कवि हैं या नई कविता के कवि हैं? ठीक है, इसको ज़रूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि? कमेंट में जरूर बताते जाना। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? तो पल्लव जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, दिए गए ऑप्शंस में। तो विकल्प नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो चिदम्बरा पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो हुआ था सुमित्रा नंदन पंत को। विकल्प 2 वाला सही है।
अब दोस्तों गद्यांशों के नीचे दिए गए आपको उत्तर लिखने हैं, तो 5 प्रश्न होंगे, तो 2 नंबर का प्रश्न 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं अपने सेकंड पेज पर और देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से गद्यांश हैं। तो ये दोस्तों गद्यांश आपके दिए हैं आपकी बुक से, इनको ध्यान से देख लो और अच्छे से दोस्तों इनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। प्रश्नों का उत्तर देते समय आपको ध्यान रखना है कि गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक यानी कि संदर्भ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये 2-3 प्रश्न तो आपको उसी गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे 2-3 बार तो आराम से मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या का भी एक प्रश्न होता है, जैसे अथवा वाले जो यहाँ पे ये रेखांकित अंश है ना, तो इसकी व्याख्या बस इतने की व्याख्या करनी है, जितना अंश रेखांकित है उतने की व्याख्या करनी है एक प्रश्न में। तो कोई भी एक गद्यांश करना है, दोनों गद्यांश नहीं करने हैं, या तो ये वाला या फिर जो ऊपर दिया है। और इसके नीचे ये जो 5 प्रश्न दिए हैं इनका उत्तर पहले में संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और 3 प्रश्न इसी गद्यांश से संबंधित दिए होते हैं, जो आपकी इसी गद्यांश को अगर आप थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिखें, घुमा फिरा के अगर आप आंसर देने की कोशिश करेंगे तो इसका उत्तर आपको, इनके उत्तर मिल जाते हैं। तो 10 नंबर इस तरह से आपके पक्के हो सकते हैं, बस ज़रा से दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और दोस्तों इसी प्रकार से कविता के भी 2 पार्ट दिए हुए हैं, किसी एक के नीचे दोस्तों जो 5 प्रश्न हैं उनको आपको लिखना है। तो जो कविता आपको समझ में आती है हो उसको कर सकते हैं आप। तो इसमें भी गद्यांश रहेगा, पद्यांश का संदर्भ रहेगा यानी पाठ और कवि का नाम। इसी तरह से लिखते ना, प्रस्तुत कविता का अंश हमारी पाठ्य पुस्तक के इस पाठ से लिया गया है जिसके रचयिता ये कवि हैं। ये इस तरह से इसका संदर्भ होता है। और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको यहाँ से यहाँ तक करनी है, वो तो पता ही है। और यहाँ पर इसी तरह के 3 प्रश्न, वो भी आपकी कविता में अगर आप घुमा फिरा कर शब्दों में हेर फेर करके लिखेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। इसी तरह से दोस्तों 2 कविताओं के सेक्शन दिए हैं, कोई एक करना है। अब बात जीवन परिचय की आती है, तो जीवन परिचय में एक लेखक का और एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो लेखक में बात करें तो लेखक का साहित्यिक परिचय यानी कि जीवन परिचय लिखना है, उनके साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है और उनकी प्रमुख रचनाएं लिख दो, ठीक है। तो ये आपका पूरा साहित्यिक परिचय होगा। साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जीवन परिचय में जीवन की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, जबकि साहित्यिक परिचय में साहित्य में उन्होंने क्या योगदान दिया है, किस भाषा में, किस बोली में, किस शैली में रचनाएं की हैं, कौन कौन सी रचनाएं की हैं, ठीक है, उससे साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, वो साहित्यिक परिचय। तो इस तरह से शुरू करना है कि थोड़ा जीवन परिचय के बारे में लिख दो कि इनका जन्म इस सन में यहाँ पर हुआ और इस तरह से इन्होंने थोड़ा बहुत जीवन परिचय के बारे में लिखे। फिर इनके साहित्य के बारे में लिखे कि इन्होंने उपन्यास लिखे या फिर कविताएं लिखी या गद्य लिखे, जो भी, और किस तरह से इनको कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए, इनकी शैली क्या है, ठीक है, भाषा कैसी है, क्या प्रभाव डालती है। तो इस तरह से आपको करना होगा। तो कोई एक कर सकते हैं आप। रचनाओं के लिए भी 2 नंबर है, तो रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, कोई एक का करना है आपको, किसी भी एक लेखक का। 80 शब्द कोई ज़्यादा नहीं होते, आराम से लिख जाएगा। इसी तरह से दोस्तों कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को तो ज़रूर याद करके जाना, कोई एक ही करना है। ये भी 5 नंबर का जीवन परिचय होगा और उनकी रचनाएं भी लिखनी है। जीवन परिचय और उनकी प्रमुख कृतियों के उल्लेख 80 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर का प्रश्न है। तो एक कवि एक लेखक का जीवन परिचय तैयार करना है, इंपॉर्टेंट जीवन परिचय तैयार करके जाओ। जयशंकर प्रसाद का तो तैयारी करना है। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जो भी आपके सिलेबस में हो, जो चैप्टर हट गए हैं उनके जीवन परिचय भी नहीं आते हैं, उनको मत याद करना। जो चैप्टर आपके सिलेबस में है उन्हीं के जीवन परिचय आते हैं, उनको याद करना। फिर पंचलाइट की बात आती है, बहादुर कहानी के उद्देश्य, ठीक है, हर साल आता है तो इसको तो याद ही कर लेना। पंचलाइट और बहादुर वाला कोई एक पक्का कर लेना। बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण 5 नंबर में है, अथवा में है, कोई एक करना है। इसके बाद स्वपठित खंड काव्य के द्वितीय अंक का कथासार, ठीक है, चरित्र चित्रण, नायिका का चरित्र चित्रण, जो भी खंड काव्य है। इसके बाद संस्कृत की बात आती है, तो संस्कृत में 2 गद्यांश दिए रहते हैं,
और इनका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है, यानी कि पाठ का नाम और इसका हिंदी में अनुवाद करना। ये जो इतना दिया है पैराग्राफ, इसका हिंदी में अनुवाद किसी एक का करना, या तो इस पैसेज का या फिर इस गद्यांश का, ठीक है। तो ये हिंदी में अनुवाद करेंगे। 2 नंबर संदर्भ के, 5 नंबर अनुवाद के, 7 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। इसी तरह से एक कविता या श्लोक 2 दिए रहेंगे, किसी एक का आपको पाठ का नाम, ठीक है, संदर्भ यानी कि किस पाठ से है, और उसका हिंदी में अनुवाद कर देना है किसी एक श्लोक का, या फिर इसका करो या फिर इसका करो, किसी भी एक का करना है। इसके बाद मुहावरे अति सरल होते हैं। आगे कुआं पीछे का, अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, अंगद का पैर होना, ठीक है। किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। आप जानते हैं वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं। उसके बाद संधि विच्छेद हैं, यहाँ पर कुछ 5 प्रश्न आपको बहुविकल्पीय दिखेंगे। दोस्तों इसका आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल एग्जाम्स विद एमएस का लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे। वहाँ पर आपको इस तरह के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ मिलते रहते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन करो आप लोग। इसके बाद यहाँ पर भी कुछ विभक्ति और वचन से संबंधित दोस्तों ये 5 नंबर के आपको ग्रामर के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी 2 नंबर के प्रश्न नंबर 11 में। इसके बाद किसी एक शब्द, ये ग्रामर का पोर्शन है सारा। इसके बाद 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा, अजर होगा या युवा होगा, चिरजीवी होगा या अवृद्ध होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इसका आंसर मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। 2 वाक्यों को शुद्ध कर देना है, ठीक है। 4 वाक्य अशुद्ध दिए हैं, 2 वाक्यों को शुद्ध करो, 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद श्रृंगार रस या शांत रस की परिभाषा और उदाहरण, श्लेष या रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, दोहा या कुंडलिया छंद के लक्षण, मात्रा सहित उदाहरण। तो 6 नंबर में टोटल रस, छंद, अलंकार, श्रृंगार, शांत और करुण इंपॉर्टेंट रहता है 12th सामान्य हिंदी में। इसमें जो अलंकार सिलेबस में हो उनको देख लेना। दोहा, सोरठा, कुंडलिया और चौपाई, इतना ही होता है। तो 6 नंबर इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद अपने नगर में बाढ़ एवं घनघोर वर्षा के बाद जल भराव एवं गंदगी के कारण संक्रामक रोग फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम को एक लेटर लिखना है, गंदगी और भराव की शिकायत करना है कि भाई इसका निपटान कैसे किया जाए, रोग फैलने की आशंका है। इसलिए नहीं समझ में आ रहा है ये वाला, तो किसी बैंक की शाखा में मैनेजर को अपनी पुस्तक की दुकान खोलने हेतु लोन यानी ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। एप्लीकेशन कैसे लिखोगे आप लोन लेने के लिए बैंक के मैनेजर को। इसके बाद है निम्नलिखित विषयों में एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना। निबंध 9 नंबर का रहेगा। कोई एक टॉपिक उठा लो, आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, महिला सशक्तिकरण, इंटरनेट, बेलगाम महंगाई। जो भी इंटरनेट में अब देखो व्हाट्सएप, इंस्टा, इनके सारे प्रयोग, कुप्रयोग, लाभ, हानि सब आप लिख सकते हो। पर्यावरण प्रदूषण जानते ही हो, आतंकवाद जानते ही हो, महिला सशक्तिकरण, बेलगाम महंगाई। तो ये पूरा इस तरह से पेपर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी चीज़ें समझ गए होंगे। सो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, इसका आप ले लो, फिर इसी तरह से इसका ले सकते हो। अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी दोस्तों, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू एंड बाय बाय।